नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का विचार पढ़ लेते हैं। विचार है, सपने सच हों इसके लिए सपने देखना ज़रूरी है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपने सच तो तभी होंगे ना, तब आप सपने देखोगे। तब सपने देखोगे ही नहीं तो सच कैसे होंगे। सपने ज़रूर देखने चाहिए और मैं तो कहती हूँ बहुत बड़े बड़े सपने देखने चाहिए। कम से कम कुछ तो पूरे होंगे ही। जो लोग सपने ही नहीं देखेंगे उनके पूरे कहाँ से होंगे। बहुत बड़े बड़े सपने देखने चाहिए जिससे सपने पूरे हों और आपको फिर अच्छा लगे, है ना। कोई चीज़ हम देखेंगे ही नहीं तो उसकी आशा कैसे करेंगे कि हमें ये मिल जाए। आशा भी तो हम तभी करेंगे, उम्मीद भी तो तभी रखेंगे जब हम उस चीज़ को देखेंगे, चाहेंगे अपनी लाइफ में, है ना। तभी तो वो चीज़ आपको मिलेगी। आप अपने घर वालों से 1000 रुपये मांगेंगे, कम से कम आधे आधे में तो छूट जाओगे, 500 तो मिल ही जाएंगे। और यदि मांगोगे ही 500 तो कितने मिलेंगे, 100 रुपये मिलेंगे। तो इसलिए सपने देखो और मैं तो कहती हूँ बहुत बड़े बड़े देखो। कम से कम आधा आधा तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा ही। किसी बड़े एरिया को लेके तैयारी करोगे तो कम से कम आधा तो याद रहेगा ही, कहीं तो सिलेक्शन होगा ही। ठीक है, इसलिए सपने देखो और उन्हें पूरा भी करो। लेकिन सपने देखने के लिए और पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और पढ़ना पड़ेगा। चलिए तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, सज्जन का संधि विच्छेद क्या है। शब्द दिया हुआ है सज्जन और पूछा है सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए इसका, सज्जन का संधि विच्छेद क्या है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। एक दो बार तो मेरे भी सामने आ गया है ये प्रश्न। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा हमारा, बी। सत के नीचे हलंत लगा हुआ है और प्लस जन लगा हुआ है, सज्जन। ये होता है सज्जन का सही संधि विच्छेद। कहीं कहीं ऐसा भी दिया होता है, ये सत लिखा होता है, हलंत नहीं लगा होता, तो वो गलत होता है। ठीक है, हलंत को भी देख लिया करो। अब ये बताइए सज्जन शब्द में कौन सी संधि है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सी संधि है। चलिए बता देते हैं, सज्जन शब्द में व्यंजन संधि है। ठीक है, याद रखिएगा सज्जन शब्द का संधि विच्छेद ऐसे होता है, सत प्लस जन, और सज्जन शब्द में व्यंजन संधि है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, आजन्म शब्द का उदाहरण है, मतलब किस समास का उदाहरण है आजन्म शब्द। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अव्ययी भाव समास का, तत्पुरुष समास का, द्वंद्व समास का या द्विगु समास का। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सबसे पहले हम समास जानने के लिए क्या करते हैं, समास का विग्रह करते हैं। इसमें सबसे पहले मूल शब्द ढूंढ लें। मूल शब्द क्या है हमारा, जन्म। जन्म क्या है, मूल शब्द है। आ क्या लगा हुआ है इसमें, उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, उपसर्ग से ही पता चल गया होगा, आ उपसर्ग भी है और आ अव्यय भी है। ठीक है, जिस समास में उपसर्ग का प्रयोग किया गया हो या किसी मूल शब्द से पहले अव्यय का प्रयोग किया गया हो, वो समास कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास है आजन्म में, आजन्म में अव्ययी भाव समास है। ठीक है, चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है। तुर्की भाषा का शब्द पूछा है हमसे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सारे ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, चाय, रिक्शा, कमरा और कैंची।
जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैं तो कहती हूँ जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सबके आंसर दीजिए। कौन सा शब्द कौन सी भाषा का है? जल्दी से बताइए। पहले तुर्की भाषा का शब्द कौन सा है इनमें? चाय है, रिक्शा है, कमरा है या कैंची है? ये शब्द भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? तुर्की भाषा का शब्द है कैंची। कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं चाय कौन सी भाषा का शब्द है? चाय चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है, रिक्शा कौन सी भाषा का शब्द है? रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, और क्या रह गया? कमरा रह गया। कमरा पुर्तगाली भाषा का है। ठीक है, कमरा पुर्तगाली भाषा का शब्द है, रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है, चाय चीनी भाषा का शब्द है और कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। कोई, कौन, जो या वह, कौन सा है इसमें संबंधवाचक सर्वनाम? संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जो किसी से संबंध स्थापित करते हों। ठीक है, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित करके जोड़ते हों, उन्हें कहते हैं संबंधवाचक वाक्य। ठीक है, वस्तुओं से भी संबंध स्थापित कर सकते हैं ये। जल्दी से बताइए इसमें कौन सा है संबंधवाचक सर्वनाम? चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर होगा इसका जो। जो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। एक बार ये देख लेते हैं कैसे। इसे वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं। जो मेहनत करेगा उसको सफलता मिलेगी। तो इसमें जो शब्द दोनों को जोड़ रहा है। किसको सफलता मिलेगी? जो मेहनत करेगा उसको। मेरी वह बुक खो गई है जो मुझे बहुत पसंद है। कौन सी बुक खो गई है? जो मुझे बहुत पसंद है वो बुक खो गई है। ठीक है, या आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं इसको, यह वही लड़की है जो कल कोचिंग में न्यू आई थी। ठीक है, कौन सी लड़की? जो कल कोचिंग में न्यू आई थी। जो शब्द इन सबको जोड़ रहा है तो क्या हो गया? ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है पूछ रहा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। दिन का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। ये कह रहा है कि नहीं है। वासर ऐसे लिखा जाता है, वही वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग सॉरी। दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए, दिवस, दिन, वार या वाशर? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? दिवस दिन का पर्यायवाची है, वार दिन का पर्यायवाची है, वासर भी दिन का पर्यायवाची है, लेकिन दीन दिन का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। जिसकी गर्दन सुंदर है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जिसकी गर्दन सुंदर है उसे क्या कहते हैं? सुगर्दन कहते हैं, सुदर्शन कहते हैं, सुगत कहते हैं या सुग्रीव कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही अच्छा है। चलिए आंसर ले लेते हैं। सुग्रीव इसका आंसर होगा। जिसकी गर्दन सुंदर है उसे सुग्रीव कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। जंगल में लगने वाली आग। प्रश्न है हमारा, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? चलिए
आंसर ले लेते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं, जंगल में लगने वाली आग को। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका क्या है। ये सभी को आता होगा, बहुत आसान प्रश्न है। प्रश्नवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है या इच्छावाचक वाक्य है? ईश्वर तुम्हें सफलता दे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ईश्वर तुम्हें सफलता दे किस प्रकार के वाक्य में आता है? चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? इच्छावाचक वाक्य। हम ईश्वर से इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। आशीर्वाद जो होता है ना, वो इच्छावाचक वाक्य में होता है। ठीक है, इच्छा ही व्यक्त करते हैं वो लोग जो आशीर्वाद देते हैं। ईश्वर तुम्हें ऐसा कर दे, ईश्वर तुम्हें स्वस्थ रखे, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। ठीक है, इच्छावाचक वाक्य हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, यह मुख है या चंद्र है, में कौन सा अलंकार है? प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह मुख है या चंद्र है, में कौन सा अलंकार है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। यह मुख है या चंद्र है, में कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है या यमक अलंकार है? चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसमें? क्या कह रहा है ये? यह मुख है या चंद्र है, मतलब उपमेय में उपमान का संदेह हो रहा है, पता नहीं है मुख है या चंद्र है। ठीक है, जिसमें संदेह होता है उपमेय में उपमान का, वहाँ क्या होता है? संदेह अलंकार होता है। मुख और चंद्र में संदेह है, पता ही नहीं चल रहा मुख है या चंद्र है, संदेह अलंकार है ये। जैसे रस्सी का सांप होता है, पता ही नहीं चला रस्सी है या सांप है, उसमें संदेह अलंकार होता है। अब ये प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि मुख मानो चंद्र है, तब इसमें कौन सा अलंकार होगा? मुख मानो चंद्र है, तब उसमें होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, यदि मानो इसमें लग जाए, मुख मानो चंद्र है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और ऐसे पूछे इसको मुख चंद्र है, तब कौन सा अलंकार होगा? तब रूपक अलंकार होगा। उपमेय में उपमान का आरोप हो रहा है, मुख ही चंद्र है, तो रूपक अलंकार होगा। ठीक है, 3 प्रकार से इस प्रश्न को पूछा जाता है, मैंने बता दिए हैं तीनों प्रकार। ठीक है, आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गए हों। यह मुख है या चंद्र है, इसमें संदेह अलंकार ही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तहसीलदारी लिखी हुई है, तहसीलदार कैसे, मतलब इसका शुद्ध पूछा है, वर्तनी कैसे लिखा जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? तहसीलदारी। ये आंसर इसका सही होगा बिल्कुल। तहसीलदारी, शुद्ध वर्तनी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, सम्मुख का विलोम शब्द है। सम्मुख का विलोम पूछा है, उन्मुख, विमुख, प्रमुख, अधिमुख। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या होगा आंसर? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, लगभग सभी आंसर देंगे इसका, मैं उम्मीद करती हूँ सब सही आंसर देंगे। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? सम्मुख का विलोम होता है विमुख। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, 2 पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? 2 पर्वतों के बीच की भूमि को
उपत्यका कहते हैं, घाटी कहते हैं, द्रोण कहते हैं या बेसिन कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। चलिए आंसर ले लेते हैं। दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। ठीक है, दो पर्वतों के बीच की भूमि घाटी कहलाती है। उपत्यका क्या होता है? पर्वतों के नीचे की तलहटी की भूमि को उपत्यका कहते हैं। ठीक है, तराई क्षेत्र भी बोलते हैं उसे, वहाँ लोग रहते भी हैं। दो पर्वतों के नीचे की भूमि जो होती है, जो पर्वतों के नीचे तलहटी होती है, उसे तो उपत्यका कहते हैं, और दो पर्वतों के बीच की भूमि को घाटी कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं भी मानता है। क्या मानता है? अनिवार्य, सुंदर, ताज्य या अपवित्र? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुत ही रोचक और बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं क्या मानता है? असुंदर ही नहीं और भी कुछ मानता है। क्या मानता है? अनिवार्य मानता है, सुंदर मानता है, ताज्य मानता है या अपवित्र मानता है? चलिए चलते हैं, आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? अपवित्र। मनुष्य की ऐसी धारणा है कि वो असुंदर ही नहीं, असुंदर तो मानता ही मानता है, मृत्यु को अपवित्र भी मानता है। जबकि पता है मृत्यु सबको आनी है, लेकिन फिर भी अपवित्र मानते हैं। ठीक है, वो कहते नहीं है इंसान कितना अजीब है, लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है, बेजुबान जीव को मार के खाता है, छोड़ देता है वो खाना जिसमें एक बाल होता है, फिर क्यों खाता है वो अंडा जिसमें एक माँ का लाल होता है, लेकिन खाना जरूर होता है ना? तो इसी प्रकार से ये प्रश्न है कि मृत्यु को असुंदर भी मानता है और अपवित्र भी मानता है, लेकिन ये सत्य है, मृत्यु सभी को आनी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, हस्तक्षेप के कवि नहीं हैं। सूरदास, मलुकदास, नंददास, कृष्णदास? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इस प्रश्न का। हस्तक्षेप के कवि नहीं है पूछा है, ये ध्यान रखना। है नहीं पूछा है, नहीं है पूछा है। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? हस्तक्षेप के कवि सूरदास भी हैं, नंददास भी हैं और कृष्णदास भी हैं। कौन नहीं है? मलुकदास नहीं है। ठीक है, यह हस्तक्षेप के कवियों में नहीं आते। आपके लिए कल के लिए होमवर्क है ये, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको। हस्तक्षेप के कितने वो जो कवि हैं 8, उनके नाम कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न है हमारा, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? नानक, रैदास, कबीर, दादू? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, सभी को इसका आंसर पता होगा। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? कबीरदास। ठीक है, कबीरदास जी ने स्वयं अपने बारे में ये कहा है कि मैंने कभी कागज को छुआ नहीं है और कलम को कभी मैंने हाथ नहीं लगाया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे साकी, सबद, रमैनी, बीजक, इन सबको उन्होंने कैसे लिख दिया? उन्होंने नहीं लिखा है, उन्होंने सिर्फ बोला है। उनके शिष्य जो थे उन्होंने इनको सबको लिखा है। ठीक है, कबीरदास जी मतलब इस
जो उन्होंने ये बोला है कि मैंने कागज़ को छुआ नहीं है और कलम को भी हाथ नहीं लगाया, इस बात से दो अनुमान लगाए जा सकते हैं, या तो कबीरदास जी अंधे थे या फिर कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं मिला है कि अंधे थे या पढ़े लिखे नहीं थे। तो इस बात पर हम इतनी ही बात करेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रानंदन पंत को, महादेवी वर्मा को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रानंदन पंत को, महादेवी वर्मा को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। निराली लिख दिया है, निराला को। जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? कामायनी को, साकेत को, रामचरितमानस को, पृथ्वीराज रासो को। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? ये तो प्रश्न बहुत ही आसान है और सबको आता होगा। आंसर होगा इसका पृथ्वीराज रासो। ये बताइए पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। महाकाव्य किसका है ये? चलिए आंसर भी बता देते हैं। आंसर क्या होगा इसका? चंद्रवरदाई। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं जाता है भाई, दाई तो आया नहीं। ठीक है, चंद्रवरदाई है पृथ्वीराज रासो। प्रश्न है हमारा, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम? रामधारी सिंह दिनकर, शांतिप्रिय द्विवेदी, अज्ञेय, वासुदेव शरण। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अर्धनारीश्वर। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? बी, रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, अलौकिक का शुद्ध शब्द है। अलौकिक शुद्ध शब्द बताना है आपको, कौन सा है इसमें? अलौकिक शब्द को कैसे लिखा जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। रोज कहती हूँ मैं, कभी बिना कहे भी कर दिया करो। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? सी, अलौकिक। ठीक है, शुद्ध रूप इसका ये वाला है, सी वाला। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है और प्रश्न है, दोहा किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है, संस्कृत वृत्त है, अर्ध सममात्रिक छंद है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सेशन को शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। जितने लोग देखते हैं इतने लाइक नहीं होते हैं। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर भी दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है,
यह 2 पंक्तियों का होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आपके समझ में आ गया होगा। कल के लिए होमवर्क दे रही हूँ मैं। छायावादी युग के कौन कौन से कवि थे उनके नाम, और हस्ताक्षाप के कवि जो थे उनके भी नाम कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।